हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव प्रसाद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर मैथ्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूलाज, यानी इंटीग्रेशन का फंडामेंटल फार्मूलाज क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। फंडामेंटल फार्मूलाज को हम लोग बेसिक फार्मूला भी कहते हैं, जिसको मूल सूत्र भी कहा जाता है। देखिए, आज हम लोग जितने भी फार्मूलाज का स्टडी करेंगे, इन सब को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इनका उपयोग आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए पहला फार्मूला लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन का, तो इसका डेरिवेटिव होता है x टू दी पावर n। ठीक है, अब कैसे होता है हम अभी जस्ट कुछ देर में आपको बताएंगे। तो पहले इसको समझिए। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे x टू दी पावर n का, तो इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए? ये ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रक्रिया होता है। तो अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया होता है, तो जब इस चीज़ का डेरिवेटिव ये होगा तो इसका इंटीग्रल ये होना चाहिए डेफिनेटली। तो ये आया। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये है, इसको याद रखना है। ओके, और ये जो हमने बताया एक्चुअली समझने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये आया कहाँ से। ओके, तो अब देखिए इस फॉर्मूला का जब हम लोग एप्लीकेशन लेंगे तो कौन सी बातों पर ध्यान देना है? सबसे पहली बात, n जो होगा, ये जो भी होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, n के जगह जो भी होगा कांस्टेंट वैल्यू, मतलब n के जगह 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -5 हो सकता है, -½ हो सकता है, +3/2 हो सकता है। यानी जो भी होगा n के जगह कोई कांस्टेंट आना चाहिए, n के जगह वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल मीन्स चर, जैसे x टू द पावर x नहीं होना चाहिए, या n के जगह y नहीं आना चाहिए। तो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, n की जगह कांस्टेंट आएगा। ओके, चलिए दूसरी बात कि जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x, और यहाँ भी तब x आ जाता है। अगर यहाँ y रहे तो यहाँ भी y रहना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा? y। तो जब भी इस फॉर्मूला का आप यूज़ करोगे तो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात n के जगह क्या होना चाहिए? कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, तब हम लोग इस तरह उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पावर n है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू में n पर 1 बढ़ जा रहा है, और यही चीज़ फिर नीचे आ रहा है डेनोमिनेटर में। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना ही है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ओके, चलिए अगर इसका हम लोग ये बात करें कि इसका डेरिवेटिव ये आया कैसे, अगर इसकी बात करें तो नो प्रॉब्लम। जैसे एक फॉर्मूला आपने डेरिवेटिव में या डीसी में या डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है जी? n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है। ओके, ये जो n पावर है वो इंटू में आ जाता है, फिर n में से 1 घट जाता है। चलिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ वेरिएबल कौन है? हमारा x है वेरिएबल। तो ये जो n+1 होगा, ये x है वेरिएबल, तो ये तो वेरिएबल है हमारा। n+1 तो कांस्टेंट की तरह है, तो उसको आप बाहर कर लो। तो जब n+1 बाहर कर लोगे तो 1/n+1 इस तरह बाहर होगा। न्यूमरेटर से 1 बाहर करेंगे और डेनोमिनेटर से n+1, तो ये बाहर हो जाएगा। तब हमें डेरिवेटिव अब किसका लेना है? x टू द पावर n+1 का, इसका लेना है। तो n+1 क्या है? n+1 तो पावर है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन लेंगे।
तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/n+1। देखिए n पावर था तो वो बाहर, यहाँ n के जगह n+1 है तो ये बाहर आ जाएगा n+1 इंटू एक्स टू द पावर, जैसे n में से 1 घट रहा है तो यहाँ भी इसमें n+1 में 1 घट जाएगा, तो n+1 में 1 घट जाएगा। तो फाइनली ये 1 कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बचा क्या x टू द पावर n। तो आपने देखा इस चीज़ का डेरिवेटिव ये आता है। ओके, तो अब हम लोग श्योर हो गए, ये कंफर्म हो गए कि इस चीज़ का डेरिवेटिव ये है, तो जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये आना चाहिए। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखा है। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। तो जब भी इस तरह का चीज़ आएगा तो जो पावर रहेगा, पावर में एक बढ़ा देना है, फिर वही चीज़ नीचे आ जाएगा। ओके, चलिए ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है जी, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही होता है। मीन्स जब हम लोग e टू द पावर x का इंटीग्रल लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलना चाहिए, e टू द पावर x ही मिलना चाहिए प्लस c। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है, तो जब e टू द पावर x का इंटीग्रल लोगे तो यही ना आएगा। ओके, तो हमें याद इसको नहीं रखना है, मेनली इंटीग्रेशन में ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये सब है हमारा फंडामेंटल फार्मूलाज। ओके, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज e टू द पावर x प्लस c। चलिए तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a। यहाँ हम लोग ln a लिखे हैं, एक्चुअली ln को यहाँ log पढ़ेंगे ln a। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a, यहाँ जो ln है ln को आपको log पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, log। तो log ऑफ a, तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है a टू द पावर x। कैसे आता है हम अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो जब हम a टू द पावर x का इंटीग्रल लेंगे तो हमें ये आना चाहिए, कौन, ये a टू द पावर x बाय log ऑफ a। log ऑफ a, ठीक है। तो a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। अब देखो ये जो हमने ln लिखा है ln a, ये तो लिखा है ln, लेकिन आपको पढ़ना है log। इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ a। तो इसका मतलब ये होता है log ऑफ a टू द बेस e। तो जब भी log को ln के फॉर्म में लिखोगे तब इसका मतलब बेस क्या होगा, e होगा। ठीक है, तो ln a को ही हम लोग log ऑफ a टू द बेस e लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी log का बेस e होगा उसे हम लोग नेचुरल log कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल log। नेचुरल log, बेस e वाले को हम लोग नेचुरल log कहते हैं। और जब बेस 10 हम लोग लेते हैं इसको तब कहा जाएगा कॉमन log। ठीक है, बेस 10 वाले को कॉमन लॉग कहते हैं और जब बेस ई लेते हैं तो नेचुरल लॉग। तो कहीं भी अगर हम ln लिखेंगे तो ln का मतलब लॉग हुआ और उस स्थिति में बेस क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो ln का मतलब हुआ लॉग बेस ई। ओके, तो ln a का मतलब हुआ log ऑफ a टू द बेस e। तो इसको ln a मत पढ़ना, ln a भले ये लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग log ऑफ a। ठीक है, तो a टू द पावर x का इंटीग्रल होगा a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a। ठीक है, चलिए अब इतना नोट कीजिए। चलिए नोट किए, चलिए हम इधर मिटा देते हैं। हमें आपको ये बताना है कि a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a का डेरिवेटिव ये कैसे आया। चलिए देखिए,
देखिए यहाँ वेरिएबल कौन है हमारा एक्स, ठीक है। तो ये जो लॉग ऑफ ए होगा ये तो कांस्टेंट होगा, तो इसको आप बाहर कर लो। न्यूमरेटर से एक बाहर करेंगे और डेनोमिनेटर से आपका लॉग ऑफ ए होगा बाहर। फिर अब इसका डीसी हमको लेना है ए टू दी पावर एक्स का। तो ए टू दी पावर एक्स का डीसी या डेरिवेटिव क्या होगा जी, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो लॉग ऑफ ए कैंसिल, क्या आ गया ए टू दी पावर एक्स, समझे। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। ओके, तो इतना लिखिए। चौथा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। जब लॉग ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलता है, 1/x, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1/x। यहाँ मॉड हमने क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि ये जो x है, मॉड x है, वो आर्ग्यूमेंट की जगह है। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए चूँकि x अननोन क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ मॉड दे रखा है। अगर x नेगेटिव भी होगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। ओके, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ मॉड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ लॉग रहा नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग इसका इंटीग्रल लेंगे 1/x का तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लॉग ऑफ x टू द बेस सी प्लस सी, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ x टू द बेस सी प्लस सी, नो प्रॉब्लम। तो इतना उतारिए। तो ये 4 अभी तक हमने फंडामेंटल फार्मूलाज पढ़ा है। क्या क्या हमने आपको पढ़ाया, पहला x टू द पावर n का जो इंटीग्रल होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x, a टू द पावर x का इंटीग्रल होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ a, 1/x का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड x। ओके, इतना नोट कीजिए। चलिए 5वां फॉर्मूला हम लोग लेंगे अब। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है जी, कॉस एक्स। इट मीन्स जब हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। छठा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मीन्स अगर साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रल लेंगे, देखो यहाँ तो साइन एक्स के साथ माइनस है लेकिन माइनस को हम लोग यहाँ भेज देंगे। ओके, जब माइनस को इधर भेज देंगे यहाँ रह जाएगा साइन एक्स, तब ऐसी स्थिति में साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा जी, माइनस को यहाँ भेज देना है तो साइन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, माइनस यहाँ आ जाएगा। 7वां, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसी स्थिति में जब हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन एक्स, साथ ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 8वां, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मीन्स जब हम लोग कॉसेक एक्स कॉट एक्स का लेंगे इंटीग्रल तो हमें क्या मिलेगा, माइनस को इधर भेज देना है तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, फिर जब हम लोग डेरिवेटिव सेक एक्स का लेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, फिर जब हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल लेंगे
सेक एक्स tan x का इंटीग्रल, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रल क्या होगा जी, सेक एक्स प्लस सी। 10वां, जब हम लोग कॉट एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, फिर माइनस को इधर भेज देना है, तब इधर रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा जी, माइनस को इधर भेज देना है तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस को इधर भेज देना है, तब यहाँ रह जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तब माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस को इधर भेज देना है, तब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। माइनस को इधर भेज देना है। ओके, चलिए लिखिए, इतना नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगर हम लोग डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का ले, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जी। एंड अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ले, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, यही होता है, बस वो नेगेटिव में होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे, तो इस चीज़ का इंटीग्रल हमें दो वैल्यू मिलेगा। कैसे, जब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमें तो पहला क्या मिलना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, दूसरा और एक हमको मिलेगा, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, यही तो चीज़ है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव है, तो अगर माइनस साइन को हम इधर भेज दें तो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम बन जाएगा। तब ऐसी स्थिति में इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब सवाल है किसका हम लोग कब यूज करें, तो देखो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ सोचेंगे। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में किसका यूज करना वहाँ बेटर होगा, वो सिचुएशन के आधार पर हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ दूसरा। 12 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जब हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे, चलो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और एक होना चाहिए, और एक कौन, देखो अगर हम माइनस को इधर भेज दें तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल दो वैल्यू आया, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे जानेंगे हमें किसका यूज कब करना है, तो ये एक्चुअली जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहाँ सिचुएशन के आधार पर
सेलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए इतना पहले लिखिए। चलिए इधर नेक्स्ट लिख देते हैं 13 नंबर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है जी? ये होता है 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। और एक होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, सेम होता है बट वो नेगेटिव में होता है, -1 मॉड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जब हम लोग इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो यहाँ मॉड है दिया हुआ, ठीक है। अगर मॉड ना भी रहे दिया हुआ तो इसका जब हम लोग इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो यहीं में से आपको क्या लेना है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, दूसरा क्या आएगा? माइनस को इधर भेज दो तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू में तो मॉड आता है और कॉसेक इनवर्स का भी मॉड आता है। हमने यहाँ मॉड नहीं लिया है, तो अगर मॉड ना भी रहे तो आपको सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी ही लेना है। ओके, चलिए इतना नोट कीजिए। देखिए एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर यहाँ मॉड एक्स आया था, यहाँ सिर्फ एक्स लिए हैं। यहाँ मॉड एक्स होने का मतलब हुआ कि यहाँ जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा। और सर आपका यहाँ एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देखो यहाँ जो एक्स लिया गया है पॉजिटिव के ही सेंस में लिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए उससे प्रॉब्लम है नहीं। अगर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल अगर आपसे पूछे तो आपको या तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी देना है या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी देना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। चलिए नोट किए। फोर्टीन नंबर, देखिए अगर किसी भी कांस्टेंट की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी? 0। तो यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो 0 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? कोई भी कांस्टेंट। तो जब हम लोग यहाँ से 0 का इंटीग्रल लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? के, और के क्या है? के इज़ अ कांस्टेंट। तो 0 का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, डेफिनिट नहीं, ठीक है। तो 0 का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट लेना है, ठीक है। यहाँ के जगह कुछ भी दे दो, 10, 15, 20, 25, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ना ही 10 लिखेंगे, ना ही 15 लिखेंगे, ना ही 20 लिखेंगे, तो एक जनरल कांस्टेंट टर्म के का उपयोग हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए 15 dx अपॉन dx की अगर बात करें तो इसका x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग 1 का इंटीग्रल लेंगे x के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? x। रिवर्स प्रोसेस, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x, तो x आ जाएगा। इसको और अगर सॉल्व करें 1 तो हट जाएगा, रह जाएगा dx x, देखो, और साथ ही इसके साथ कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dx का मान हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोग c को नहीं ले रहे थे, जब हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया, ठीक है, इंटीग्रल dx का मान केवल x बताया था। फिर हमने आपको ये भी बताया होगा
कि जो है इसके साथ और एक कांस्टेंट टर्म सी आता है जिसका स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ आपको मिल गया वो चीज़। तो एक्चुअली इंटीग्रल dx लेने का मतलब हुआ कि आप यहाँ 1 का इंटीग्रल ले रहे हो। किसका ले रहे हो? 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ठीक है, जो x प्लस सी आया। तो इंटीग्रल dx का मान x प्लस सी आया। इसी तरह हम लोग और भी वैल्यू तब ले सकते हैं। अगर कहीं इंटीग्रल dy रहे तो इसका मान क्या आएगा? dx था तो x आया, d के साथ x था तो x आया है, d के साथ y है तो इसका मान y आएगा प्लस सी। उसी तरह इंटीग्रल अगर d ऑफ साइन x रहे तो इसका क्या वैल्यू आएगा? तो d के साथ साइन x है तो ऑब्वियसली साइन x ऑफ प्लस सी आ जाएगा। उसी तरह और भी एग्जांपल्स हम लोग पिक कर सकते हैं ढेर सारा। d ऑफ एक्स स्क्वायर अगर रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं इंटीग्रल d ऑफ 2x माइनस 5 रहे तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 5 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों तो चूँकि कांस्टेंट ही है तो दोनों जुट के एक नया कांस्टेंट आप लिख सकते हो 2x प्लस सी डैश, ठीक है। चूँकि 5 क्या है? कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट सी डैश मान लिया, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए। अब हम लोग अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया, फंडामेंटल्स फार्मूला, इन सब फार्मूला का एप्लीकेशन किस तरह लेते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर इंटीग्रल हम लोग ये लेंगे, कहीं भी मान लेते हैं x⁹ dx है, ठीक है। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, क्या? इंटीग्रल x⁴n dx, इसका मान क्या होता है जी? x⁴n+1 अपॉन n+1, यानी n में एक बढ़ा देना है। तो n के जगह यहाँ 9 है तो 9 में एक बढ़ाओ तो 9+1 9+1 प्लस सी आएगा। दिस विल बी 9+1 कितना हो जाए? 10, और 9+1 10 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। दूसरा, चलिए अगर हम लोग ऐसा ले, साइन x का होल पावर, ठीक है, -15 और d ऑफ साइन x ले, इसका क्या मान आएगा? देखो ये n के जगह आया, कांस्टेंट है तो ये पावर की तरह है, पावर की तरह नहीं, पावर तो है ही, तो ये कांस्टेंट है, तो हम लोग इसी फार्मूला का यहाँ यूज़ करेंगे। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो देखो जो यहाँ, ठीक है, वही यहाँ तो है, तो फाइनली आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ x था तो x आया, यहाँ साइन x है तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? साइन x, ओके। फिर -15 में से एक जुट जाएगा इसमें, फिर वही चीज़ नीचे आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। जैसे n था तो n में एक जुटा ना जी, n में एक बढ़ गया तो उसी तरह -15 में एक बढ़ जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा? साइन x -15 + 1 -14 प्लस सी, इसको फाइनली -1/14 इंटू साइन क्या लिख सकते हैं? x -14 प्लस सी, दिस इज आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इस ये जो माइनस पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ला सकते हो या यहीं छोड़ सकते हो। चलिए तीसरा हम लोग लेते हैं, तीसरा लेते हैं। अगर हम इंटीग्रल साइन ऑफ x² dx² लेते हैं तो इसका क्या मान आएगा? चलिए साइन x का इंटीग्रल क्या होता है जी? साइन x का इंटीग्रल होता है -cos x,
ठीक है। तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो अब यहाँ जो एंगल रहेगा वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम लोग माइनस कॉस एक्स लिख पाएंगे। तो यहाँ देखो जो यहाँ है वही तो यहाँ है, सेम तो है, इसका मतलब हम लोग इसको अब माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस सी। अब अगर हम एक प्रॉब्लम ये दे, इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स देंगे तो इसका क्या मान आएगा। तो अब देख लो, यहाँ प्रॉब्लम को ठीक से पहले समझो, ठीक है। साइन और डी एक्स देख के खुश मत हो जाना। क्यों? यहाँ देखो एंगल के जगह है एक्स स्क्वायर, बट यहाँ सिर्फ एक्स है। हमने आपको क्या बताया, साइन का जो एंगल होगा वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, तभी इसको कॉस के टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं, तो आप इस चीज़ को वैसा नहीं लिख सकते। एक्चुअली ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब इसको इंटीग्रेट किया ही नहीं जा सकता है। तो दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल। नॉन इंटीग्रेबल का मतलब इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसका कुछ नहीं हम लोग कर सकते। अब चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट होगा कि अगर ये रहे इंटीग्रल कॉस ऑफ 5x माइनस 15 दे दे, चलो कॉस एक्स माइनस 7 दे दे, ठीक है। और हम लोग डी ऑफ 5x माइनस 7 दे देंगे। तो देखो चलिए cos x का अगर इंटीग्रल हम लोग याद करें तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है जी, sin x होता है। तो यहाँ जो एक्चुअली जो लॉजिक है वो ये है कि जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ, ठीक है। लॉजिक यहाँ जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, यानी एंगल जो होगा वही यहाँ होना चाहिए। तो एंगल है 5x माइनस 7, वही यहाँ है। तो वो ये जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब अब इसको हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो साइन देखो यहाँ x था तो x आया, यहाँ x के जगह पूरा है तो यही चीज़ आ जाएगा, यानी 5x माइनस 7 प्लस सी। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट और भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे e टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, डी ऑफ साइन एक्स है। e टू द पावर साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स। देखो अगर e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला को हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ये आता है। अब यहाँ लॉजिक क्या है, जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ है वही यहाँ तो है, तो अब जब जो यहाँ वही यहाँ रह जाता है तब इसका मान जो होता है यही आता है इंटीग्रल के रूप में। तो जो यहाँ वही यहाँ तो है तो इसका मान यही आ जाएगा तब, ठीक है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। चलिए जैसे 2 टू द पावर एक्स डी एक्स लेंगे। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2 ये वाला आपको a टू द पावर एक्स यूज़ करना है, ओके। a के जगह ही 2 आया है, ओके। a वहाँ क्या था, कांस्टेंट वैल्यू, a के जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो a के जगह 2 आया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है log ऑफ a। तो इसका मान आ जाएगा 2 टू द पावर एक्स अपॉन log ऑफ 2 और प्लस सी। दिस इज आंसर, ठीक है, वेरी सिंपल। और भी हम लोग ले सकते हैं।
1/1 प्लस, ठीक है, x⁴ dx², इसका क्या मान आएगा? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि 1/1 प्लस x² dx, अगर ऐसा रहे तो इसका मान आता है tan−1x या -cot−1x। चलो हम लोग tan−1x ही यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लॉजिक क्या है, देखो x पर जब स्क्वायर यहाँ था तो यहाँ x आना चाहिए, जस्ट मीन्स यहाँ x² था, 2 गो x, तो उसका आधा 1 गो x आया। ठीक है, उसी तरह क्या ये भी चीज़ इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है? जैसे यहाँ x² था तो x² का मीन्स x इंटू एक्स यानी 2x, उसका आधा 1x। ठीक है, तो इस उसी लॉजिक को अगर ये फॉलो कर रहा है तभी हम लोग tan−1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको अच्छा से हम लोग देखें, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर d(x²) लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ या इस चीज़ को ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर हम स्क्वायर को छोड़ दें, स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो चीज़ बचता है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम इस स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसको छोड़ने के बाद जो बचता है वही यहाँ होना चाहिए और है। ठीक है, ऐसे भी लॉजिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तभी आप tan−1 के टर्म में लिख सकते हो। तो स्क्वायर को अगर छोड़ दे तो जो चीज़ यहाँ है वही तो यहाँ है, तो अब इसको हम लोग tan−1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ x tan−1x आया था, स्क्वायर छोड़ने के बाद जो चीज़ बचता है वही यहाँ आ रहा है, उसी तरह स्क्वायर छोड़ने के बाद जो चीज़ बचेगा वही यहाँ आ जाएगा। प्लस सी, दिस इज आंसर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर ऐसा रहे तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो वही सेम ही है, बट यहाँ x² होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, तो दिस इज नॉन इंटीग्रेबल। नॉन इंटीग्रेबल, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था जो हमने फंडामेंटल फार्मूलाज पढ़ा, उन सब पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। हमने ये भी सीखा कि उन फंडामेंटल फार्मूलाज का एप्लीकेशन हम लोग किस तरह लेते हैं, उसको किस तरह प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किसी भी फार्मूला को पढ़ने के साथ साथ उसको हम लोग किस तरह प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज का क्लास यहीं तक।